नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार लोचिप सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों से संबंधित हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं और उन दोनों क्लासों में हमने जो पढ़ा उसको एक बार देख लेते हैं। उसमें हमने पढ़ा सामाजिक अध्ययन की संकल्पना और वहां मैंने संकल्पना में आपको 2 चीजें बताई थी। एक तो बताया था कि संकल्पना में हम विकास पढ़ेंगे कि सामाजिक अध्ययन के विकास का क्रम क्या रहा था, और एक मैंने आपको बताया था सामाजिक अध्ययन का अर्थ। विज्ञान और जो सामाजिक विज्ञान और सामाजिक जो अध्ययन है उसमें अंतर क्या होता है, ये हमने सामाजिक अध्ययन के अर्थ में पढ़ा था। सामाजिक अध्ययन की परिभाषा हमने देखी थी कि वास्तविक रूप से सामाजिक अध्ययन कहते किसे हैं। एक जो ये एकीकृत हमारे सामने विषय है, इसको सामाजिक अध्ययन नाम क्यों दिया गया, वास्तविक रूप से इस नाम के पीछे क्या है, ये हमने वहां पढ़ा था। विकास में हमने सामाजिक अध्ययन का जो अतीत है वो बहुत प्राचीन है, लेकिन इसकी शुरुआत नवीन है, पढ़ा था हमने। बाकायदा हमने प्राचीन अतीत प्राचीन है तो उसमें हमने एक तो सुकरात का कथन देखा था, एक प्लेटो का देखा था और एक अरस्तु का कथन देखा था। उसके बाद में 19वीं शताब्दी आती है। 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम सामाजिक अध्ययन की जो विचारधारा देने वाला देश था वो ब्रिटेन था, और सबसे पहले सामाजिक अध्ययन को पढ़ाने वाला जो देश था वो संयुक्त राज्य अमेरिका देश था। 1892 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको पढ़ाना प्रारंभ किया था। फिर इसके लिए कमेटी ऑफ 10 का गठन किया गया। 1911 में इसमें समाजशास्त्र नामक विषय जोड़ा गया। भारत के संदर्भ में हमने पढ़ा 1916 में अंग्रेज इसे भारत में लेकर आए, लेकिन जब भारत देश स्वतंत्र हुआ तब तक इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, यानी भारत देश में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाना प्रारंभ नहीं किया गया था, क्योंकि वो काल भारत देश की स्वतंत्रता से संबंधित काल था। उस काल में राष्ट्रीय आंदोलन भारत में चल रहे थे, जनता उग्र थी, इस कारण से सामाजिक अध्ययन को विद्यालयों में पढ़ाना प्रारंभ नहीं किया गया था। आगे हमने पढ़ा था 1949 में पंजाब सरकार ने अपने विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाना सर्वप्रथम निश्चित किया था। फिर इसके ऊपर मुदालियर आयोग का गठन किया गया। मुदालियर आयोग ने कहा कि भारतीय विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन का अध्ययन नितांत आवश्यक है, इसके बिना हम बालकों को सुनागरिक नहीं बना सकते। और जब मुदालियर आयोग ने यह कहा तो उसके बाद में 1955 से व्यवस्थित रूप से सामाजिक अध्ययन विषय को भारत में पढ़ाया जाने लगा। फिर हमने कोठारी आयोग भी पढ़ा। उसके बाद में यानी एनसीईआरटी 1975, जिसमें कि 1 से 5 तक जो कक्षा थी उसमें पर्यावरण अध्ययन के नाम से, और 6 से 10 तक जो कक्षा थी उसमें सामाजिक ज्ञान सामाजिक अध्ययन के नाम से इस विषय को पढ़ाया जाने लगा। ये एक विकास की यात्रा रही सामाजिक अध्ययन की। आज जो हम पढ़ेंगे, आज की क्लास का जो हमारा बिंदु रहेगा वो सबसे पहला बिंदु है सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य। सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य तो देखिए, सामाजिक अध्ययन के यानी सामाजिक अध्ययन जो विषय है उसको पढ़ाने के पीछे क्या उद्देश्य है, यह सामाजिक अध्ययन विषय बालकों को क्यों पढ़ाया जाता है। सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य क्या कारण है कि आज सामाजिक अध्ययन नामक विषय को विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। अगर सामाजिक अध्ययन विषय को विद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाएगा तो बच्चों में कौन से विकास नहीं होंगे, इसके पीछे कौन से उद्देश्य निहित हैं कि जिनके कारण सामाजिक अध्ययन विषय को आज विद्यालय पाठ्यक्रम में स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे पहला जो उद्देश्य आता है वो उद्देश्य है मित्रों उत्तम। देखो मित्रों, सबसे पहला जो उद्देश्य है उत्तम नागरिकता का विकास। उत्तम
नागरिकता का विकास, उत्तम नागरिकता का विकास। अगर हम बालकों को शुरुआत से ही सामाजिक अध्ययन नामक विषय नहीं पढ़ाएंगे, मैं पहली क्लास से ही बात कर रहा हूं, जब भी मैं ये बोलूं कि हम बालकों को सामाजिक अध्ययन नामक विषय नहीं पढ़ाएंगे तो वो कक्षा 1 से 10 तक की बात होगी, क्योंकि कक्षा 1 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाता है और 6 से 10 तक ये सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक ज्ञान के नाम से पढ़ाया जाता है। तो जब बालकों को सामाजिक अध्ययन नामक विषय नहीं पढ़ाया जाएगा तो उससे उत्तम नागरिकता का बालकों में विकास नहीं होगा। सामाजिक अध्ययन विषय को पढ़ाने से बालकों में उत्तम नागरिकता का विकास होता है। आप कहेंगे गुरुजी कैसे उत्तम नागरिकता का विकास होता है? क्या अन्य विषयों को पढ़ाने से उत्तम नागरिकता का विकास नहीं होता? नहीं, अन्य विषयों को पढ़ाने से भी उत्तम नागरिकता का विकास होता है, लेकिन एक बालक को उत्तम नागरिक बनाने में सामाजिक अध्ययन अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे कि पर्यावरण अध्ययन है, कक्षा 1 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन के रूप में सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाता है। उन बालकों की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें किस प्रकार के पाठ होते हैं? उसमें पाठ होते हैं कि अपना जो मोहल्ला है उसे अपने गांव से संबंधित, अपने मोहल्ले से संबंधित कोई भी विषय ले लेंगे और उस विषय के ऊपर कोई चर्चा दी हुई होगी। जैसे मान लीजिए एक गांव है, एक गांव में यानी कचरे का ढेर है, गंदगी बहुत है, तो वहां 2-4 आदमियों का समूह बनाया और वो 2-4 आदमी या 2-4 बालक, या हम ये कहें कि 2-4 व्यक्ति और 2-4 बालक आपस में बातें कर रहे हैं। ऐसे पाठ को पर्यावरण अध्ययन में स्थान दिया गया। वो बातें कर रहे हैं कि हम हमारे गांव की, कोई भी नाम दे दिया, जैसे राधेश्याम कहता है हम हमारे गांव की गंदगी को दूर करने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। फिर वहां एक बालक का कथन आ जाता है, कोई भी बालक नाम उसका, कि अगर हमारे गांव में गंदगी रहेगी तो इससे क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। फिर जो दूसरा व्यक्ति है वो उसके दुष्प्रभावों को बताता है, उस बालक को नहीं पता है। तो ये वो बालक अपने विद्यालय में सीख रहा है, पर्यावरण अध्ययन में सीख रहा है, और जब भी वह बाहर जाएगा, अपने गांव में जाएगा और उसके सामने ऐसी परिस्थिति आएगी तो उसका वह मुकाबला कर सकेगा, उसका वो क्या कर सकेगा, मुकाबला कर सकेगा। तो इससे उसमें नागरिकता के गुण विकास होंगे। एक अच्छा नागरिक एक अपने समाज को किस प्रकार से सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा सकता है। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या हो गया? उत्तम नागरिकता का विकास। इसके बिना हम बालकों को उत्तम नागरिक नहीं बना सकते। एक बालक के अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, अपने समाज के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, परिवार का जो मुखिया होता है उसके कौन कौन से दायित्व होते हैं, ये हम बालक को पहले ही पढ़ा देते हैं, जिससे कि वो बालक जब बड़ा हो और उस परिवार का जब वो मुखिया बने तो उसके सामने इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आए, क्योंकि वह उस विषय से संबंधित अध्ययन कर चुका है। वो उसके संदर्भ में जानकारी रखता है कि एक परिवार का मुखिया क्या होता है। उसको पता है कि देश के लिए मैं क्या कर सकता हूं, देश मेरे लिए किस प्रकार से आवश्यक है, समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को समाज में किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से मेरा जीवन व्यतीत करना है। तो ये सब कुछ किसमें सिखाया जाता है? ये सब कुछ सामाजिक अध्ययन में सिखाया जाता है। नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, बालकों को उन मौलिक अधिकारों से वाकिफ कराया जाता है ताकि वह बालक उन अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। यदि उस बालक को अपने अधिकारों का पता नहीं होगा तो वो बालक बाहर निकलकर अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे करेगा? उस बालक को पता ही नहीं है कि जैसे विचारों की स्वतंत्रता, उस बालक को पता ही नहीं है कि विचारों की स्वतंत्रता क्या होती है, ये भी हमारा क्या मौलिक अधिकार है। तो कहने का मतलब सामाजिक अध्ययन के माध्यम से हम बालकों को एक उत्तम नागरिक बना सकते हैं। इसके बाद में मित्रों दूसरा जो उद्देश्य आता है, वो दूसरा उद्देश्य आता है सामाजिकता का विकास। सामाजिकता
का विकास। सामाजिकता का विकास करने के लिए भी बालकों को सामाजिक अध्ययन करवाया जाता है। सामाजिकता का देखो, बालक है, छोटा बालक है, वह अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहा है, विद्यालय में वो अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहा है। अब जब उसने अपनी शिक्षा पूरी कर ली, शिक्षा पूरी करने के बाद वो जैसे ही बाहर निकलता है तो उसके सामने समाज में अनेक प्रकार की, यानी हम ये कहें कि अनेक प्रकार की मुसीबतें होती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। सामाजिकता का विकास, एक बालक को कहीं भी वो जा रहा है, चाहे कहीं भी हो, एक बालक कहीं भी बड़ा हो गया वो, और बड़े होने के बाद में वो समाज में किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा है, उसको किस प्रकार से रहना है, भाई ये हम किस में सिखाएंगे? सामाजिक अध्ययन में तो सिखाएंगे। अगर सामाजिक अध्ययन बालकों को नहीं पढ़ाया जाएगा तो एक बालक को जब ये पता ही नहीं होगा कि समाज क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम सामाजिक अध्ययन को नहीं पढ़ाते हैं, गणित, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत, इन अंग्रेजी, इन सबको पढ़ा रहे हैं, सामाजिक अध्ययन को नहीं पढ़ा रहे, बालक को कैसे पता होगा कि मेरा ये जो चारों तरफ है ये एक समाज है? कैसे पता होगा? क्योंकि हम बालक को वहां सामाजिक अध्ययन में समाज के बारे में पढ़ाते हैं कि समाज के प्रति एक नागरिक के क्या कर्तव्य होते हैं। बालक को पढ़ाया जाता है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बालक के सामने ऐसी जब भी समस्या आएगी तो वो यानी कि उस संपत्ति को आगे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसमें वो गुण विकसित हो गया है, वो गुण उसमें विकसित हो गया है। यही तो क्या है? सामाजिकता का विकास है। समाज में जो निम्न वर्ग है, निम्न वर्ग के ऊपर उच्च वर्ग के लोग अत्याचार करते हैं, किस प्रकार से अत्याचार करते हैं, तो उन्हें जो अत्याचार हो रहे हैं उनको वो देखेगा समाज में, और वो उनके ऊपर अत्याचार नहीं करेगा, निम्न वर्ग के ऊपर वो अत्याचार नहीं करेगा। यह सब कुछ हमने किस में पढ़ाया? सामाजिक अध्ययन में पढ़ाया। तो सामाजिकता का विकास भी हम किसके माध्यम से कर सकते हैं? सामाजिक अध्ययन के माध्यम से कर सकते हैं। तीसरा जो आता है वो है बौद्धिक एवं मानसिक विकास के लिए, बौद्धिक एवं मानसिक विकास के लिए, बौद्धिक एवं मानसिक विकास के लिए, यानी एक बालक का बौद्धिक विकास कैसे हो, अपनी बुद्धि का विस्तार किस प्रकार से हो, ताकि उस बालक के सामने किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति आए तो उन सभी प्रकार की परिस्थितियों से वह मुकाबला कर सके। इससे बालक की बौद्धिक शक्ति का विकास होता है। क्यों? क्योंकि बालक अपने भूगोल से भी वाकिफ होता है, बालक अपनी राजनीति से भी वाकिफ होता है, इस विषय में बालक अपने अर्थशास्त्र से भी वाकिफ होता है, बालक अपने दर्शन से भी वाकिफ होता है, बालक अपने इतिहास से भी वाकिफ होता है। जब बालक अपने इतिहास, अपने भूगोल, अपने समाज, अपने अर्थ, अपने दर्शन, इन सभी से वाकिफ हो रहा है, इन सब से परिचित हो रहा है, तो उसकी बुद्धि का विकास होगा या नहीं होगा? बालक में बौद्धिक विकास हो रहा है। मानसिक विकास, एक बालक को हमने समाज के बारे में अध्ययन करवा दिया, उसके इतिहास के बारे में अध्ययन करवा दिया, लेकिन उसके भूगोल के बारे में बताया ही नहीं, तो वो मानसिक रूप से कमजोर रहेगा। जबकि सामाजिक अध्ययन में एक जो मानव होता है उसको प्रभावित करने वाले जितने भी पहलू होते हैं उन सब का अध्ययन करवाया जाता है। जब एक मानव को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं का अध्ययन करवाया जा रहा है तो बालक का मानसिक विकास अपने आप होगा, क्योंकि एक बालक जिन परिस्थितियों से प्रभावित हो सकता है वो सभी परिस्थितियों का बालक को अध्ययन करवाया गया। बालक को उसके भूगोल के बारे में जानकारी दी गई। अब वो जानकारी रखता है कि यहाँ ये मेरे सामने जो है ये पर्यावरण है, पर्यावरण में कौन कौन सी यानी बातें होती है, कौन कौन सी पर्यावरण को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है, पर्यावरण को प्रदूषित करने से क्या दुष्परिणाम होते हैं, बालक को राजनीति में क्या हो रहा है इसमें भी वो इंटरेस्ट लेता है। बालक यानी अपनी आर्थिक स्थिति को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है,
बालक यानी अपने भविष्य के लिए जब वो बड़ा हुआ तो बचत कर रहा है, क्योंकि उसने ये अर्थशास्त्र में पढ़ा है। एक बालक को जब अपने देश की आर्थिक दशा के बारे में नहीं पता कि पैसा कहां से आता है, कहां किस प्रकार से खर्च होता है, जीडीपी क्या होती है, इन सब के बारे में जानकारी नहीं है बालक को, जबकि वो अखबारों में पढ़ता है रोजाना कि हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि क्या होती है जीडीपी। अब पहले ही हमने सामाजिक अध्ययन में इन सब का ज्ञान करवा दिया। जब पहले ही हमने इन सब का ज्ञान करवा दिया तो उसका मानसिक विकास अपने आप होगा। जब भी उसके सामने कुछ भी यानी भूगोल के बारे में, राजनीति के बारे में, अर्थ के बारे में, दर्शन के बारे में कोई भी यानी बिंदु आएगा, वो उसे वाकई पर समझ जाएगा कि हाँ ये कहना चाह रहा है। तो बालक में बौद्धिक एवं मानसिक विकास भी किया जाता है। अगला जो उद्देश्य आता है, उत्तम व्यवहार तथा आचरण का शिक्षण। उत्तम व्यवहार व आचरण का प्रशिक्षण, शिक्षण नहीं प्रशिक्षण। अगला जो उद्देश्य है, एक बालक को उत्तम व्यवहार व आचरण का प्रशिक्षण भी हम किसके माध्यम से देते हैं? हम सामाजिक अध्ययन के माध्यम से देते हैं। उत्तम व्यवहार, सब कुछ अभी तक जो मैंने बताया उसमें एक बालक को हम उत्तम नागरिक बना रहे हैं, सामाजिकता का विकास कर रहे हैं, बौद्धिक एवं मानसिक विकास कर रहे हैं। जब इन सभी का हम विकास कर रहे हैं तो एक बालक का उत्तम व्यवहार अच्छा रहता है, बालक का व्यवहार अच्छा रहता है। व्यवहार अच्छा कैसे हुआ? बालक को हमने सामाजिक अध्ययन पढ़ाया और सामाजिक अध्ययन से बालक का व्यवहार उत्तम हो गया, उसको हम आचरण का प्रशिक्षण पहले ही दे देते हैं कि अपने बड़ों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना है। कैसे? आप कह सकते हैं गुरुजी हम आचरण का प्रशिक्षण कैसे देते हैं सामाजिक अध्ययन में? अरे मेरे भाई लोगों, बालक में जब पहली से 5वीं तक पर्यावरण अध्ययन विषय पढ़ाया जाता है तो उसमें इस प्रकार के पाठ शामिल होते हैं। वहां एक परिवार के बारे में दादाजी का कथन, चाचा का कथन, पापा का कथन, मम्मी का कथन, इस प्रकार के पाठ शामिल किए जाते हैं। दादाजी का कथन आता है कि वो अपने बेटे से कहते हैं आप इस प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं, आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए था। तो इस प्रकार के पाठों को यानी कि इस पर्यावरण अध्ययन में शामिल किया जाता है। जब इस प्रकार के पाठों को पर्यावरण अध्ययन में शामिल किया जा रहा है, एक बालक को पहले ही पढ़ाया जा रहा है कि एक परिवार में दादा होता है, दादी होती है, माता पिता होते हैं, चाचा चाची होते हैं, उनके साथ में हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है, अपने पड़ोसियों के साथ में हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है। बोलो, उनको उनके आचरण का प्रशिक्षण दिया गया या नहीं दिया गया? कि बालक अपना आचरण दूसरों के साथ में किस प्रकार का रखे। ये सब कुछ हम किस में सिखाते हैं? पर्यावरण अध्ययन में सिखाते हैं। तो वो सामाजिक अध्ययन 1 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन में और सामाजिक अध्ययन में हम सिखाते हैं। तो इसलिए उत्तम व्यवहार व आचरण के प्रशिक्षण के लिए भी बालकों को क्या पढ़ाया जाता है? सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाता है। इसके बाद में अगला जो उद्देश्य आता है, 5वां जो उद्देश्य है वो है अपने वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता। अपने वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता। एक बालक को उसका जो वातावरण है, उस वातावरण के साथ वह कैसे समायोजित हो, ये भी हम किसमें बालक को पढ़ाते हैं? सामाजिक अध्ययन में पढ़ाते हैं। मैंने लिखा अपने वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता। एक बालक को हम पढ़ाते हैं, मानव का विकास इस प्रकार से हुआ था, पहले आर्थिक जीवन इस प्रकार से था, सामाजिक जीवन इस प्रकार से था, धार्मिक जीवन इस प्रकार से था। उस समय की जो धार्मिक कुरीतियां, सामाजिक बुराइयां इस प्रकार से समाज में व्याप्त थी, लेकिन आज वो यानी सामाजिक कुरीतियां समाज में व्याप्त नहीं है। इसको आप सीधे सीधे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक परिवार होता है तो परिवार के भी कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं। परिवार का एक मुखिया होता है, परिवार को चलाने वाला होता है। अब वो जो परिवार का मुखिया परिवार को चलाने वाला है,
तो उस परिवार में हम किस प्रकार से समायोजित रह सकते हैं, हमें वहां उस जो मुखिया है उसके साथ में हमारा व्यवहार किस प्रकार का रखना है, ये सब कुछ हम किस में सिखाते हैं, बालक को सामाजिक अध्ययन में सिखाते हैं। अब बालक उसके परिवार का जो वातावरण है उसके साथ वो क्या हो जाता है, समायोजित हो जाता है, क्योंकि वो वहां के नियम है, कानून है, कायदे हैं, उसी प्रकार से उसको जीवन जीना पड़ेगा। जैसे हम हमारे देश के संदर्भ में बात करें, आज हमारी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, आज हमारी राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की है। जैसे मान लीजिए कोई भी सरकार आई और कोई भी सरकार जनता के ऊपर अनेक प्रकार के यानी कड़े कानून लागू करती है, कड़े प्रतिबंध लागू करती है, तो उसके साथ में समायोजित होना पड़ेगा, हमें उस वातावरण के साथ में हमें समायोजित होना पड़ेगा। सीधा सा उदाहरण आप इसका ये भी देख सकते हैं कि जैसे कोरोना महामारी आई, भाई पहले हम जानते नहीं थे कोरोना नामक महामारी क्या होती है, लेकिन जैसे ये आई तो इसे किस प्रकार से हमने इस यानी बीमारी के अनुकूल हमने खुद को समायोजित कर लिया। तो ये सब कुछ किस में सिखाया जाता है, सामाजिक अध्ययन में सिखाया जाता है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन में ये बताया जाएगा कि जब एक समाज के ऊपर कोई भी महामारी आती है तो वहां की जनता अपने आप को समायोजित कैसे करती है। तो ये सब कुछ हम बालक को किसमें सिखाते हैं, सामाजिक अध्ययन में, अपने वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता। इसके बाद में अगला जो उद्देश्य आता है वो सहयोग और पारस्परिक अंतर्निर्भरता की भावना उत्पन्न करना। अगला जो उद्देश्य है वो है सहयोग तथा पारस्परिक अंतर्निर्भरता का विकास। ये सिखाने के लिए भी हम बालकों को क्या पढ़ाते हैं, सामाजिक अध्ययन पढ़ाते हैं, यानी सहयोग तथा पारस्परिक अंतर्निर्भरता, एक दूसरे का सहयोग कैसे करें। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में रहकर हमें एक दूसरे का सहयोग किस प्रकार से करना पड़ेगा। अगर एक बालक में, एक मनुष्य में, एक मानव में सहयोग की भावना नहीं है तो वो मानव, वो मनुष्य अपना जीवन यानी अच्छी प्रकार से नहीं व्यतीत कर सकता, क्योंकि हमें ये भावना अपने आप में लानी होगी। जैसे मान लीजिए एक मोहल्ला है, उसमें एक परिवार रहता है, उसके पड़ोसी हैं, अगर वो अपने पड़ोसियों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो वो एक अकेला ही पड़ा रहेगा, वो परिवार, किसी के साथ उसकी बोलचाल नहीं होगी। लेकिन यदि उसने सामाजिक अध्ययन का अध्ययन किया होता तो ऐसी परिस्थिति उसके सामने नहीं आती। तो सहयोग यानी एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा, एक दूसरे के सहयोग के बिना ये जो समाज है वो आगे नहीं बढ़ सकता। आज जिस व्यक्ति का आप सहयोग कर रहे हो, पता नहीं कल को वही व्यक्ति आपका सहयोग करे, आपके सामने भी उस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी कभी ना कभी तो। लेकिन यदि आप सहयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका भी सहयोग कोई नहीं करेगा, आपके सामने भी इस प्रकार की परिस्थितियां आएंगी। जब आप किसी का सहयोग नहीं कर रहे हैं तो दूसरे आपका सहयोग कैसे करेंगे। तो ये सब कुछ हम किस में पढ़ाते हैं, सामाजिक अध्ययन में पढ़ाते हैं। सहयोग की भावना के लिए भी बालकों को सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाता है। फिर है पारस्परिक अंतर्निर्भरता का विकास, यानी हम एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार से निर्भर हैं। पूरा का पूरा समाज एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, चाहे हम किसी भी रूप में ले लें। जैसे हम हमारे राष्ट्र की बात करें, हमारे देश की बात करें तो हमारा देश भी दूसरे देशों के ऊपर आश्रित है, उनके ऊपर निर्भर है। आज अगर हमारा देश किसी दूसरे देश की सहायता करता है तो कल को वो देश भी, हमारे देश में उस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होगी तो वो देश हमारे देश का सहयोग करेगा। अगर हमारा देश वहां सहयोग नहीं करेगा तो फिर हमारे देश का कौन सहयोग करेगा। यही समाज के ऊपर लागू होती है, यही क्या होती है, समाज के ऊपर लागू होती है। गांव होता है और उस गांव में जितने भी परिवार होते हैं वो सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। तो ये सारी भावना
सहयोग की भावना, पारस्परिक अंतर निर्भरता की भावना का विकास हम किसके माध्यम से करते हैं? सामाजिक अध्ययन के माध्यम से करते हैं। इसके बाद में जो अगला उद्देश्य आता है, अवकाश के समय का सदुपयोग। अवकाश के समय का सदुपयोग, यानी एक बालक को जब अवकाश दिया गया, उस अवकाश के समय का वह बालक सदुपयोग कैसे कर सकता है, ये सब कुछ भी हम बालक को किसमें सिखाते हैं? पर्यावरण अध्ययन में सिखाते हैं। इसके बाद में अगला जो उद्देश्य आता है वो है अपनेपन की भावना का विकास। अपनेपन की भावना का विकास, यानी एक बालक में अपनेपन की भावना का विकास कैसे कर सकते हैं? अभी तक मैंने आपको जितने उद्देश्य पढ़ाए हैं उन सभी उद्देश्यों से यही निष्कर्ष निकल रहा है। हमने पढ़ा पारस्परिक सहयोग, पारस्परिक अंतर निर्भरता, सामाजिक भावना का विकास। जब ये सब कुछ हम बालकों को सामाजिक अध्ययन में पढ़ा रहे हैं तो अपनेपन की भावना का भी वहां बालक में क्या होता है? विकास होता है। और ये सब कुछ हम बालकों को किस में पढ़ाते हैं? सामाजिक अध्ययन में पढ़ाते हैं। इसके बाद में एक उद्देश्य आता है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीयता कर लो इसको, राष्ट्रीयता तथा अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास, की भावना का विकास। अभी मैंने बताया एक देश दूसरे देश का सहयोग करता है तो वो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीयता की भावना होगी कि किस प्रकार से हम दूसरे देश का सहयोग करेंगे और वो देश हमारा सहयोग करेगा। एक राज्य दूसरे राज्य का सहयोग करता है तो वो क्या होगी? राष्ट्रीयता की भावना होगी। नागरिकों के भी ये कर्तव्य होने चाहिए कि हमारे जो उद्देश्य हैं, एक राष्ट्र के प्रति हमारे क्या उद्देश्य हैं। तो बालक में राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने के लिए भी क्या पढ़ाया जाता है? सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाता है। इसके बाद में आता है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। एक बालक में व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हम किसके माध्यम से कर सकते हैं? पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से कर सकते हैं। सर्वांगीण विकास होता है इस विषय के माध्यम से। आप बालक को हिंदी पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं, विज्ञान पढ़ा रहे हैं, वहां बालक का सर्वांगीण विकास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां बालक या जो मानव है, मानव को प्रभावित करने वाले जो विषय होते हैं, प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं, उनकी जानकारी नहीं दी जाती है। क्या विज्ञान में बालक को समाज की जानकारी दी जाती है? क्या विज्ञान में बालक को उसके इतिहास की जानकारी दी जाती है? क्या बालक को विज्ञान में, गणित में, अन्य किसी विषय में उसके भूगोल की जानकारी दी जाती है? नहीं दी जाती। एक बालक को, एक मनुष्य को, एक मानव को प्रभावित करने वाले जितने भी तत्व होते हैं उन सब की जानकारी हम सामाजिक अध्ययन के माध्यम से देते हैं, चाहे वो कोई भी तत्व हो। एक बालक को प्रभावित करने वाला तत्व पर्यावरण होता है तो पर्यावरण हम सामाजिक अध्ययन में पढ़ाते हैं। एक बालक को प्रभावित करने वाला तत्व उसका भूगोल होता है, ये भी हम सामाजिक अध्ययन में पढ़ाते हैं। एक बालक को प्रभावित करने वाला तत्व उसकी यानी राजनीतिक जीवन या उसकी राजनीतिक परिस्थितियां कैसी हैं, ये सब भी हम किस में सिखाते हैं? सामाजिक अध्ययन में सिखाते हैं। तो सामाजिक अध्ययन के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होता है, उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। तो इस प्रकार से ये हैं सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य। क्या है? सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य। यहां से प्रश्न कैसा पूछा जाएगा? प्रश्न सीधा आपसे ऐसे पूछा जाएगा, निम्न में से सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है या निम्न में से सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। केवल इसी प्रकार का प्रश्न बनेगा, इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं बन सकता। तो ध्यान रखना, एक भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र,
ये सभी विषयों में, इन सभी विषयों के बारे में आप जानते हैं कि समाज में हम क्या पढ़ते हैं, समाज शास्त्र बालक को क्यों पढ़ाया जाता है, भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, भूगोल बालकों को क्यों पढ़ाया जाता है, एक इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं और बालकों को क्यों पढ़ाया जाता है। तो ये जो सभी तत्वों के जो उद्देश्य हैं, सभी विषयों के जो उद्देश्य हैं, वही उद्देश्य किसके होंगे, सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने यहां जो 7-8 उद्देश्य लिखे हैं इन्हीं उद्देश्यों में से आपके ऑप्शन में आए, कोई अलग भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए आ जाए कि स्वस्थ आदतों, देखो ध्यान से सुना, स्वस्थ जो आदतें होती हैं, स्वस्थ आदतों एवं उचित अभिवृत्तियों का विकास, स्वस्थ आदतों एवं उचित अभिवृत्तियों का विकास सामाजिक अध्ययन के माध्यम से किया जाता है। मैंने अभी तक ये नहीं बताया था ना आपको, लेकिन स्वस्थ आदतों का विकास सामाजिक अध्ययन के माध्यम से किया जाता है। अरे जब बालक में नैतिक मूल्यों का विकास हो रहा है, सामाजिकता का विकास हो रहा है, अपनेपन की भावना का विकास हो रहा है, तो स्वस्थ आदतें तो बालक में अपने आप ही विकसित हो जाएंगी। तो ये ध्यान रखें कि ये जो सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य हैं, यहां मैंने जो नहीं बताया उसके अलावा भी अन्य कोई आ जाए तो आप अपने विवेक पर उनको सही कर लेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूं। अब इसके बाद में जो आता है वो है सामाजिक अध्ययन का अन्य विषयों के साथ संबंध। सामाजिक अध्ययन का अन्य विषयों से संबंध, यानी सामाजिक अध्ययन जो है उसका अन्य विषयों से संबंध किस प्रकार का है। तो इसमें यानी जैसे गणित है तो क्या गणित के साथ में भी सामाजिक अध्ययन है, उसका संबंध है। विज्ञान है, क्या विज्ञान के साथ में भी सामाजिक अध्ययन का संबंध है। भाषा है, कोई सी भी भाषा है, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, क्या उन भाषाओं के साथ में भी सामाजिक अध्ययन का संबंध है। एक जो कला है उस कला के साथ में भी सामाजिक अध्ययन का संबंध है। तो सबसे पहला जो आता है वो है संबंध में सामाजिक अध्ययन एवं भाषा। सामाजिक अध्ययन एवं भाषा, यानी सामाजिक अध्ययन का संबंध भाषा के साथ में होता है। मेरे को एक बात कहो, यदि भाषा नहीं होती तो क्या सामाजिक अध्ययन लिखा जाता? भाई अगर भाषा नहीं होती तो कोई सा भी विषय नहीं लिखा जाता, न विज्ञान लिखा जाता, न गणित लिखा जाता। अरे गणित है, गणित जो विषय है अगर हिंदी में उसके सवाल आ रहे हैं तो हिंदी भाषा में वो लिखा गया है, अंग्रेजी में उसके सवाल आ रहे हैं तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। अब सामाजिक अध्ययन में वो अगर अंग्रेजी माध्यम में लिखी गई है तो उसमें अंग्रेजी का प्रयोग किया गया है, हिंदी माध्यम में लिखी गई है तो उसमें हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो भाषा का प्रयोग तो प्रत्येक विषय के साथ में होता है और भाषा का संबंध तो प्रत्येक विषय के साथ में होता है, चाहे आप कोई सा भी विषय पढ़ रहे हैं। तो सामाजिक अध्ययन एवं भाषा, यानी सामाजिक अध्ययन का संबंध भाषा के साथ में होता है। बिना भाषा के सामाजिक अध्ययन अधूरा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे को ये बताओ, भाषा ही नहीं होगी तो आप राजनीति शास्त्र को कैसे परिभाषित करेंगे? एक बालक के इतिहास को कैसे परिभाषित करेंगे? आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई, पाषाण युग आया। अरे आपने जो पाषाण युग बोला, इस पाषाण युग को बोलने के लिए आपने किसी भाषा का तो प्रयोग किया होगा ना। तो यही है कि सामाजिक अध्ययन का संबंध किसके साथ में होता है? भाषा के साथ में भी होता है, चाहे वो भाषा कोई सी भी हो। तो ये ध्यान रखना, पहला बिंदु कि सामाजिक अध्ययन का संबंध किसके साथ में होता है? भाषा के साथ में भी होता है। दूसरा बिंदु, सामाजिक अध्ययन एवं गणित। सामाजिक अध्ययन एवं गणित, सामाजिक अध्ययन में गणित विषय का भी प्रयोग किया जाता है। और गणित एक ऐसा विषय है वो बालक के जन्म लेने से प्रारंभ होता है और उसकी मृत्यु तक उसके साथ में चलता है।
अब आप कहेंगे कि सर सामाजिक अध्ययन के साथ में गणित का संबंध कैसे हो गया? अरे भाई, सामाजिक अध्ययन में सन वगैरह आती है नहीं आती? आप पढ़ते 1947, आप पढ़ते 1949, जैसे आपने पढ़ा 1911 में पर्यावरण अध्ययन में समाजशास्त्र नामक एक नया विषय जोड़ा गया। तो वो 1911 क्या है? क्या वो कोई हिंदी भाषा है? क्या वो कोई संस्कृत है? क्या वो कोई अंग्रेजी है? लेकिन 1911 क्या है? किसका रूप है? गणित का रूप है। तो सामाजिक अध्ययन में जो सनों का प्रयोग किया जाता है वो गणित से लिया गया है। इसका मतलब सामाजिक अध्ययन का संबंध गणित से भी है। इसके बाद में तीसरा जो संबंध है, सामाजिक अध्ययन एवं विज्ञान। सामाजिक अध्ययन एवं विज्ञान। भाई, विज्ञान में आप क्या करते हैं? आविष्कार करते हैं, खोज करते हैं। तो गुरुजी सामाजिक अध्ययन में भी खोज करी जाएंगी, आविष्कार करा जाएंगे। अरे, अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ क्या? अग्नि का आविष्कार आप विज्ञान में पढ़ते हैं, अग्नि का आविष्कार आप भूगोल में पढ़ते हैं। और भूगोल किसका विषय है? सामाजिक अध्ययन का विषय है। पहिए का आविष्कार हुआ, लेकिन पहिए का आविष्कार आप विज्ञान में नहीं पढ़ते हैं, पहिए का आविष्कार आप इतिहास में पढ़ते हैं। तो क्या इतिहास सामाजिक अध्ययन का विषय नहीं है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब सामाजिक अध्ययन में भी आविष्कार होते हैं, खोजें होती हैं। जिस प्रकार से विज्ञान में आविष्कार होते हैं, विज्ञान में खोजें होती हैं, उसी प्रकार से सामाजिक अध्ययन में भी होता है। इसका मतलब सामाजिक अध्ययन का संबंध किससे है? विज्ञान से है। इसके बाद में अंतिम जो चौथा बिंदु है, सामाजिक अध्ययन एवं कला। सामाजिक अध्ययन एवं कला। सामाजिक अध्ययन का संबंध कला के साथ में भी है। कैसे? कला के साथ में आप सामाजिक अध्ययन में मूर्ति कला पढ़ते हैं, स्थापत्य कला पढ़ते हैं। ये सब कुछ आपको किस में पढ़ाया जाता है? एक मूर्ति को किस प्रकार से उसको बनाया जाता है, किस प्रकार से उसको गढ़ा जाता है, एक राज्य की स्थापत्य कला कैसी है, उसकी मूर्ति कला कैसी है, अन्य जो जैसे कोई सी भी कला है, चित्रकारिता की जो कला है, ये सब कुछ हम किस में पढ़ते हैं? सामाजिक अध्ययन में। अरे, चित्रकला विषय है हमारा, चित्रकारिता का विषय है, वो किस में पढ़ते हैं? हम सामाजिक अध्ययन में पढ़ते हैं। इसका मतलब सामाजिक अध्ययन का संबंध किसके साथ में भी होता है? एक कला के साथ में भी होता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, यह है सामाजिक अध्ययन का अन्य विषयों के साथ में संबंध। किस किस के साथ में हुआ? भाषा के साथ में संबंध हो गया, गणित के साथ में संबंध हो गया, विज्ञान के साथ में संबंध हो गया और कला के साथ में संबंध हो गया। इसके बाद में जो आता है वो है सामाजिक अध्ययन की प्रकृति। सामाजिक अध्ययन की प्रकृति। सामाजिक अध्ययन की सामाजिक अध्ययन की प्रकृति। ये बिंदु पूरा होते ही आपका जो सिलेबस है उसमें जो 2 इकाइयां हैं, उन 2 इकाइयों में से पहली जो आपकी इकाई है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे प्रथम, उसका पहला बिंदु पूरा हो जाएगा। ये बिंदु पूरा होते ही आपके पाठ्यक्रम में पहला बिंदु क्या दे रखा है? सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति। संकल्पना हम पढ़ चुके हैं। संकल्पना में हमने विकास पढ़ा, सामाजिक अध्ययन का अर्थ पढ़ा, सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं पढ़ी, सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य पढ़े, सामाजिक अध्ययन का अन्य विषयों के साथ में संबंध पढ़ा। तो यही तो संकल्पना थी कि भाई सामाजिक अध्ययन का जो विकास हुआ इसके पीछे क्या अवधारणा है। अब हम पढ़ रहे हैं सामाजिक अध्ययन की प्रकृति। क्या पढ़ रहे हैं? सामाजिक अध्ययन की प्रकृति। और प्रकृति में सबसे पहला जो बिंदु आता है और वो सबसे पहला बिंदु है समुदायों का अध्ययन। समुदायों का अध्ययन। भाई, समुदायों का अध्ययन हम किस में करते हैं? समाजशास्त्र में करते हैं। समाज का अध्ययन हम समाजशास्त्र में करते हैं।
समाजशास्त्र किसका विषय है? सामाजिक अध्ययन का विषय है। बार बार देखो प्रकृति, विशेषता, इनमें बार बार वही बातें आएंगी। तो अब यहां समुदायों का हम पहली जो हमारी क्लास थी वहां से लेकर अभी तक जो पढ़ रहे हैं उसमें बहुत बार आ चुका है। हमने जैसे अभी उद्देश्य में पढ़ा था सामाजिकता का विकास, तो सामाजिकता का विकास समुदायों का ही तो अध्ययन है वहां भी। दूसरी जो प्रकृति आती है वो है संबंधों के जाल का अध्ययन। संबंधों के जाल का अध्ययन। संबंधों के जाल का अध्ययन, एक मनुष्य, एक मानव है, उसके पारिवारिक संबंध कैसे, सामाजिक संबंध कैसे, और फिर वो पढ़ता है कि एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र के साथ में संबंध कैसे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी पढ़ता है, वो राष्ट्रीय संबंध भी पढ़ता है। तो ये सब कुछ, ये जो संबंध है वो बालक को हम किसमें पढ़ाते हैं? सामाजिक अध्ययन में। तो संबंधों के जाल का अध्ययन भी क्या है? पर्यावरण, वो सामाजिक अध्ययन है। अनेक प्रकार के संबंध हैं यहाँ समाज के। जब समाज शास्त्र हम पढ़ते हैं तो उसमें समाज के बारे में संबंध पढ़ाए जाते हैं। राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं तो वहां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाए जाते हैं। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ संबंध है। तो संबंधों का जाल है एक सामाजिक अध्ययन। इसके बाद में तीसरी जो प्रकृति आती है वो है एकीकृत अध्ययन। तीसरी जो प्रकृति है वो क्या है? एकीकृत अध्ययन। यानी सामाजिक अध्ययन सभी विषयों का एक एकीकृत अध्ययन है। और ये परिभाषा तो हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी सामाजिक अध्ययन की परिभाषा यही बताता है। क्या बताता है? कि एक मानव को प्रभावित करने वाले जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी विषय होते हैं, उन सभी का एकीकृत रूप जो है वही सामाजिक अध्ययन है। और यहां हम पढ़ रहे एकीकृत अध्ययन। भाई एक मानव को प्रभावित करने वाले जितने भी विषय, जितने भी कारक होते हैं, उन सब का अध्ययन सामाजिक अध्ययन में करवाया जाता है या नहीं करवाया जाता है? आप कहेंगे 11वीं के बाद में हम राजनीति विज्ञान ले लेते हैं तो वहां भी राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं। अरे भाई आपने 11वीं में केवल 3 ही तो विषय लेंगे। आप ले लेंगे जैसे राजनीति विज्ञान आपने ले लिया, भूगोल आपने ले लिया, समाज शास्त्र आपने ले लिया, लेकिन दर्शन शास्त्र आपका अधूरा रह गया। आपका जो अर्थशास्त्र है वो अधूरा रह गया, वो तो नहीं लिया ना आपने। आपने 3 विषय तो पढ़ लिए 11वीं में जाकर, लेकिन 3 विषय नहीं पढ़े, तो वो उन 3 विषयों का ज्ञान तो अधूरा रह गया ना। लेकिन 10वीं तक आपको इन सब का क्या करवाया जा रहा था? ज्ञान करवाया जा रहा था। इसका मतलब एकीकृत रूप है, सभी विषयों का एकीकृत रूप है। तो सभी विषयों का एकीकृत जो अध्ययन है वो किस में करवाया जाता है? सामाजिक अध्ययन में करवाया जाता है। इसके बाद में चौथी जो प्रकृति है वो है मानवीय संबंधों का, मानवीय संबंधों का अध्ययन। मानवीय संबंधों का अध्ययन पढ़ा है कि एक मानव जो है उसके संबंध है, इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं? सामाजिक अध्ययन में करते हैं कि उसके मानवीय संबंध किस प्रकार से होने चाहिए। मेरे को दोबारा से बहुत बार आ चुका है ये बिंदु, अभी तक मेरे को यहां इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में पांचवी जो प्रकृति है वो है गतिशील विषय। सामाजिक अध्ययन जो है वो एक गतिशील विषय है। क्यों? क्योंकि ये मानव को सदैव उन्नति की ओर ले जाता है। एक बालक को सदैव ये उन्नति की ओर ले जाता है। क्योंकि कैसे ले जाता है? आप कहेंगे कि सर कैसे ले जाता है? सामाजिक अध्ययन बालक को या मानव को उन्नति की ओर कैसे ले जाता है? हम यहां पढ़ रहे गतिशील विषय है। गतिशील विषय का मतलब है कि सामाजिक अध्ययन में एक मानव को प्रभावित करने वाले सभी तत्वों का जब अध्ययन किया जा रहा है और उसमें उन विषयों में समय समय पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को भी जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब गतिशील है, समय के साथ में बदल रहा है। जब मानव की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय मानव का जीवन कैसा था?
धीरे धीरे विकास हुआ तो मानव का जीवन किस प्रकार का था, और ज्यादा विकास हुआ तो आज मानव का जीवन किस प्रकार का है। तो आप मानव की जो उत्पत्ति है वहां से लेकर आज तक का अध्ययन सामाजिक अध्ययन में करते हैं या नहीं करते हैं, मेरे को यह बताओ। पहले तो आप करते हैं ये सब अध्ययन, तो गतिशील हुआ या नहीं हुआ, बदल रहा है या नहीं बदल रहा, क्या किसी भी पक्ष को छोड़ा गया? नहीं जी, किसी भी पक्ष को नहीं छोड़ा गया। आप पहले समाज की परिभाषा के बारे में पढ़ते थे, आज समाज कैसा है। आप पहले यानी राजनीति विज्ञान में पढ़ते थे, उस समय यानी भारत देश का जब संविधान लागू हुआ उसमें कितने अनुच्छेद थी, कितने अनुसूचियां थी, कितने उस समय। आज अनुच्छेद अनुसूचियों में क्या परिवर्तन नहीं आया? परिवर्तन आया है। वो परिवर्तन किस कारण से है? वो परिवर्तन गतिशीलता के कारण से है। अगली जो प्रकृति आती है वो है सामाजिक विज्ञानों की प्रायोगिक शाखा। सामाजिक अध्ययन जो है वो सामाजिक विज्ञानों की क्या है? प्रायोगिक शाखा है। सामाजिक विज्ञानों की प्रायोगिक शाखा। सामाजिक विज्ञानों की प्रायोगिक शाखा कौन है? सामाजिक विज्ञानों की प्रायोगिक शाखा सामाजिक अध्ययन है। इसके बाद में अगली जो प्रकृति है, अगली प्रकृति है शायद 7वीं होगी। 7वीं जो प्रकृति है वो है सामाजिक एवं भौतिक वातावरण का अध्ययन। सामाजिक एवं भौतिक वातावरण का अध्ययन। सामाजिक एवं भौतिक वातावरण का अध्ययन भी हम किस में करते हैं? सामाजिक अध्ययन में करते हैं। और इसके बाद में जो अंतिम प्रकृति आती है वो अंतिम प्रकृति आती है आधुनिक सभ्यता को, आधुनिक सभ्यता को स्पष्ट करने वाला विषय। स्पष्ट करने वाला विषय। एक आधुनिक जो सभ्यता है उसको स्पष्ट करने वाला विषय भी कौन सा है? सामाजिक अध्ययन है। इस प्रकार से ये थी हमारी सामाजिक अध्ययन की प्रकृति। अब यहाँ हमारा जो पाठ्यक्रम है, जो 2 इकाइयां हैं, उन 2 इकाइयों के पाठ्यक्रम में जो पहली आपकी इकाई है उसका पहला बिंदु पूरा हो चुका है। कौन सा था पहला बिंदु? सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति। और इसको यानी बहुत ही अच्छे ढंग से आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ दिक्कत रह गई है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद मित्रों।